फ्रेंड्स नमस्कार, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं एक वीडियो यहाँ आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये। और जो लोग प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या प्रैक्टिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं और अपने क्लाइंट्स को आप कुछ टेक्निक्स वगैरह या उनकी कुंडलियाँ देखते हैं तो उनके लिए ये बहुत काम आने वाली चीज़ है दोस्तों। देखिए, बहुत से लोग आजकल नॉर्मल डिलीवरी करना पसंद नहीं करते हैं और ऑपरेशन करवाने में उनकी ज़्यादा रुचि होती है। उसके लिए आपके पास बहुत रेगुलर ये क्वेरीज आएंगी कि कौन से समय में चाइल्ड बर्थ करवाएं, कब उचित समय है कि जब ऑपरेशन करवाया जाए, कौन सा दिन उसमें निकालें, क्या नक्षत्र उसमें देखें। तो इसमें मैं आपको कुछ डिटेल्स बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि सब चीज़ें एक साथ मिलना पॉसिबल नहीं होता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। कोशिश करिए कि वो योग या वो जो प्रॉब्लम होगी चार्ट में जिस समय में उसको अवॉइड करिए। मैक्सिमम अपनी तरफ से कोशिश आप कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए इसके ऊपर पूरी डिटेल्स में आपको एक एक करके बताऊंगा। कुछ नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों, और सबका हार्दिक रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग मेरे को व्हाट्सअप कर रहे हैं और मेल्स सेंड कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो जनरेशन है उनको लेकर बहुत उत्सुकता होती है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी आ चुकी है। बहुत से लोग चाइल्ड बर्थ करने से पहले इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ें चेक करते हैं, कौन सा लगन शुभ होगा, कौन सा समय शुभ होगा। बहुत लोगों से राय करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स हैं, अगर आप उनको हेल्प कर सके, आप उनको गाइड करें तो इससे बहुत सी जो कुंडली में कुप्रभाव होते हैं, बैड इफ़ेक्ट्स जिसको कहते हैं, उनसे बचा जा सकता है। तो आइए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गंडमूल नक्षत्र, सबसे पहले आपको ये फॉलो करना है दोस्तों। अगर आप एक चाइल्ड बर्थ का टाइम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये टाइम सजेस्ट कर रहे हैं पैदा होने के लिए, तो गंडमूल नक्षत्र में आप कोशिश करिए उस दिनों को अवॉइड करें दोस्तों। गंडमूल नक्षत्र में मोस्टली मूला नक्षत्र में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो बहुत ही कष्टदायक होता है अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और ऑल टुगेदर सारे गंडमूल नक्षत्र भी कष्टदायक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कष्ट का निवारण नहीं होता है, लेकिन रेमेडीज़ भी हैं। लेकिन क्योंकि आप एक टाइम निकालने जा रहे हैं, मैनुअली एक टाइम निकाल रहे हैं, तो उसमें आप कोशिश करिए कि गंडमूल नक्षत्रों को अवॉइड करें दोस्तों। सेकंड, जब भी आप कोई कुंडली या समय देते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए, उसमें चंद्रमा की बहुत इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों। पहले मैं चंद्रमा के बारे में आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देता हूं जो मैंने नोट्स बनाए हैं। जो भी लगन आप लें उसमें आप देखें कि चंद्रमा लगन में नहीं हो, चंद्रमा 4th हाउस में नहीं हो, 8th में नहीं हो और 12th में नहीं हो दोस्तों। ये चीज़ आपको बिल्कुल खास कर ध्यान रखनी है। किसी भी एंगल में चंद्रमा लगन 4, 8 और 12th में नहीं होना चाहिए। इसका लॉजिक मैं 2-3 पहले वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका लॉजिक क्या होता है। 4, 8, 12 हमारे जल साइंस होते हैं और चंद्रमा 4th हाउस के कारक भी माने जाते हैं कहीं कहीं। तो 4th हाउस में चंद्रमा को इसलिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। अष्टम भाव में चंद्रमा को इसलिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि वो एक अरिष्ट भंग या जिसको कहते हैं एक छोटी आयु का योग बना देता है, अगर उस पर मेलेफिक प्रभाव हो जाएंगे। तो इस तरह से ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन अगर आप किसी का टाइम ऑफ बर्थ निकाल रहे हैं किसी चाइल्ड का कि इस समय में आप बच्चे को पैदा करें, तो उसमें चंद्रमा की पोजीशन आप पहले देख लें। चंद्रदेव पर बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये आपको बिल्कुल श्योर करना है। अगर चंद्रमा पे बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव होगा तो माता को कष्ट हो सकता है और चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। चंद्रमा के आसपास एक प्लैनेट ज़रूर होना चाहिए ताकि वो केंद्रुम योग उनको नहीं लग पाए, लेकिन आप कोशिश करें कि चंद्रमा पे किसी भी तरह का मेलेफिक प्रभाव नहीं हो। शुभ प्रभाव होगा तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और वो शुभ प्लैनेट्स भी आपको देख लेने हैं कि फंक्शनल बेनिफिक है कि फंक्शनल मेलेफिक हैं दोस्तों। उसके बाद जब भी आप जो भी लगन आप डिसाइड करें, लगन का एक नक्षत्र लॉर्ड निकलेगा दोस्तों। देखिए, ये बहुत ही एक विशेष टेक्निक है, ये आप अपनी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में चार्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जन्म नक्षत्र से और जो आपका लगन नक्षत्र से
लगन नक्षत्र जो निकलेगा आपका, उससे चंद्रमा का जो 22 जो नक्षत्र होता है, यानी कि जो आपका जन्म नक्षत्र होगा, वो दोनों का रिलेशन आप में आपस में 22वें नक्षत्र में नहीं आना चाहिए। तो इसको कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए आपका जन्म नक्षत्र ए है, तो जो आपका लगन का नक्षत्र होगा वो 22वें नंबर पर नहीं आना चाहिए। और इसको आप दोनों साइड से कैलकुलेट करके देख लीजिए दोस्तों, जन्म नक्षत्र से भी और लगन नक्षत्र से भी। अब इसमें मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल बता दें। जन्म नक्षत्र आपका फॉर एग्जाम्पल ए है और उससे 22वां जो जन्म नक्षत्र आता है वो एफ आता है दोस्तों। जो आपका लगन नक्षत्र है वो आपके जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र है वो एफ आता है। और उस एफ नक्षत्र में आपकी कुंडली में अगर उस बच्चे की जो कुंडली बनने वाली है उसमें लग्नेश विराजमान हो जाते हैं उस नक्षत्र में, तो इसको आपको अवॉइड करना है दोस्तों, क्योंकि 22वां नक्षत्र जो होता है वैनाशिक नक्षत्र होता है, विनाश करता है। और कोई भी कुंडली जब आप लेते हैं दोस्तों तो उसमें लगन की और चंद्रमा की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो ये आप एक नॉर्मल रेमेडी भी कर सकते हैं, ये एक नॉर्मल कुंडलियों में भी आप देख सकते हैं। जिन लोगों की कुंडलियों में इस तरह के योग होंगे आप देखेंगे उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जिस दिन संक्रांति हो उस दिन आपको वो डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। अमावस्या के दिन आपको समय नहीं लेना है, पूर्णिमा के दिन भी आपको समय नहीं लेना है। जिस दिन सूर्यदेव राशि बदल रहे हो वो दिन या उससे एक दिन अगला भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि सूर्य दोस्तों देवताओं के राजा हैं, सब प्लैनेट्स के राजा होते हैं। जब वो राशि बदलते हैं तो उनमें बिल्कुल भी बल नहीं होता है। तो अंतिम राशि और स्टार्टिंग राशि आपको नहीं लेनी है दोस्तों। उसके बाद विष कुंभ योग, ये आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं कि विष कुंभ योग कैसे बनता है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि उस दिन अगर विष कुंभ योग हो तो कोशिश करिए उसको अवॉइड करिए। उसके बाद विष कन्या योग या विष वर योग दोनों एक ही होते हैं दोस्तों, ये एक पर्टिकुलर नक्षत्रों में बनता है। ये डिटेल्स में आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। उस दिन भी आपको अवॉइड करना है, अगर भाग्यवश वो योग बन रहा है तो उसको आप अवॉइड करें। उसके बाद अमावस्या पूर्णिमा मैंने आपको बता दी है। शनिदेव और चंद्रदेव एक साथ कुंडली में लगन में कहीं भी प्लेस नहीं होने चाहिए दोस्तों। अगर आप टाइम ऑफ बर्थ अपनी मर्जी से ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए शनिदेव और मंगल देव की युति कुंडली में कहीं भी ना हो, क्योंकि ये एक तरह से विष दोष बनाती है और ये व्यक्ति के मन को भी पीड़ित करती है दोस्तों। 10वें घर में मैलेफिक्स नहीं होने चाहिए दोस्तों। अगर आप एक चार्ट मैनुअली प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोशिश करिए 10th हाउस में मैलेफिक्स ना हो। अगर मैलेफिक्स लेने पड़ते हैं आपको 10th हाउस में तो उसकी रेमेडीज होती हैं, वो एंड में मैं आपको बताऊंगा। अब चंद्रमा जिस राशि में होंगे उसके जो लॉर्ड होंगे वो 6th, 8th, 12th में कुंडली में नहीं होने चाहिए और नवांश में भी वो 6th, 8th, 12th में नहीं होने चाहिए। ये आपको अवश्य ध्यान रखना है दोस्तों। 6th में एक बार को आप ले सकते हैं लेकिन 8th और 12th में नहीं होने चाहिए। 6th में उपचय भाव होता है तो इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन 8th और 12th में नहीं होने चाहिए। इसी तरह चंद्रमा नवांश में भी अष्टम भाव में नहीं होना चाहिए दोस्तों। 12वें भाव में अगर चंद्रमा होता है तो उसकी दान और पूजा करके उसकी शांति की जा सकती है, लेकिन आप अष्टम भाव में नवांश में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब बात करते हैं लगन की। देखिए लगन जो होता है D1 चार्ट में लगन और नवांश में जो लगन निकलेगा, दोनों लगनों पे मेलेफिक प्रभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर उन पे बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव होगा तो बच्चे को आने वाले जो उसका यूथ पीरियड होता है उसमें उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत हार्डशिप्स उसको फेस करनी पड़ेंगी दोस्तों। तो ये आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। लग्नेश की पोजीशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए जब भी आप कोई कुंडली प्रिपेयर करें, और अगर लग्नेश लगन में ही आ जाते हैं तो सोने पे सुहागा होता है दोस्तों। यही लग्नेश D1 के लग्नेश नवांश में अष्टम भाव में नहीं होने चाहिए दोस्तों। ये आपको बिल्कुल केयरफुली ध्यान रखना है। D1 के लग्नेश, मान लीजिए आपने 9 नंबर लगन की कुंडली ली और 9 नंबर लगन के D1 में गुरुदेव बनेंगे। गुरुदेव नवांश में अष्टम हाउस में
नहीं होने चाहिए दोस्तों। अगर 12वें घर में जाएंगे तो पाठ पूजा करके उनकी शांति की जा सकती है, लेकिन अष्टम भाव में नहीं होने चाहिए। जो जीव कारक होता है दोस्तों, जीव कारक गुरुदेव माने जाते हैं, जीव कारक भी अष्टम भाव में नहीं होने चाहिए। जिनकी भी कुंडली में गुरुदेव अष्टम भाव में होते हैं दोस्तों, उनको रोग, कर्जा, कष्ट और डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो जीव कारक हैं हमारे गुरुदेव, इनको आपको अष्टम भाव में नहीं लेना है। 12वें और छठे में इनकी पूजा अर्चना करके शांति की जाती है। अष्टम भाव थोड़ा सा रिस्की होता है दोस्तों। सूर्य और शनिदेव की एक साथ युति भी कभी कभी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो अगर आप मैनुअली कुंडली प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी आप वेरीफाई कर लीजिए कि दोनों की एक ही घर में युति नहीं होनी चाहिए। दृष्टि होगी तो उस चीज़ को हम पाठ पूजा करके शांति कर, दोनों अगर एक ही घर में बैठ जाएंगे तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। कभी कभी ऐसे केसेस में अस्थमा की भी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे को दोस्तों। उसके बाद चंद्रमा की पोजीशन सूर्य देव से दूर होनी चाहिए दोस्तों। एटलीस्ट 4 हाउसेस आगे या 4 हाउसेस पीछे, कम से कम चंद्रमा इतनी दूरी पे होनी चाहिए। चंद्रमा के बहुत, सूर्य के बहुत पास चंद्रदेव को नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और सूर्य देव को भी आप कोशिश करिए कि थोड़ी अच्छी पोजीशन में रखिए, क्योंकि सूर्य देव जो होते हैं प्लैनेट्स के राजा होते हैं दोस्तों। सूर्य देव को आपको 7th हाउस में नहीं आने देना है दोस्तों। अगर आप कुंडली मैनुअली प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि सूर्य देव 7th हाउस में नहीं आए, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये आपको लगन कुंडली में ही देखना है दोस्तों, भाव कुंडली में नहीं। भाव कुंडली में सिर्फ योगों को देखा जाता है, ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। और भाव कुंडली में जो प्लैनेट्स होते हैं उनका जो इफेक्ट होता है वो 30% होता है, लगन कुंडली का जो इफेक्ट होता है वो 70% होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लगन कुंडली में सूर्य देव 7th हाउस में नहीं आने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो हमारे त्रिकोण भाव होते हैं, अगर उनमें शुभ प्लैनेट्स आएंगे तो बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। मान लीजिए 5th हाउस में, 9th हाउस में या लगन में अगर शुभ प्लैनेट्स आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव को आपको अवॉइड करना है दोस्तों। 5th और 9th में गुरुदेव को नहीं होना चाहिए, ये आप अपनी तरफ से मैनुअली इसको देख सकते हैं। सूर्य देव अगर नीच अवस्था में आ रहे हैं तो फिर आपको कुंडली में इस तरह के योग वहाँ पे लगाने हैं कि उस नीचता का नीच भंग हो जाए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कुंडली में मांगलिक दोष बन जाता है किसी कारणवश, तो मांगलिक दोष के जो परिहार होते हैं वो आप चेक कर सकते हैं और उसी अकॉर्डिंगली आप कुंडली जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। यम घटक योग नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस पे मेरी ऑलरेडी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप रविवार को जन्म करवाना चाहते हैं और उस दिन मघा नक्षत्र है तो आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये यम घटक योग होता है। सोमवार को विशाखा नक्षत्र हो तो आप नहीं कर सकते हैं। मंगलवार को आद्रा नक्षत्र होगा तो भी आप नहीं कर सकते। बुधवार को मूला नक्षत्र, गुरुवार को कृतिका और शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र नहीं होना चाहिए दोस्तों। और शनिवार को हस्त नक्षत्र नहीं होना चाहिए। ये यम घटक योग होते हैं, ये आपको अवॉइड करने हैं। अगर ये दिन आपका निकल रहा है तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। गुलिक लगन में नहीं होने चाहिए दोस्तों। जिन लोगों को गुलिक की कैलकुलेशन नहीं निकालनी आती है तो घबराने की बात नहीं है। जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर पे मेरी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, अपने लैपटॉप में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें गुलिक की पोजीशन दी जाती है, लगन कुंडली में भी और नवांश कुंडली में भी। तो आपको ध्यान रखना है, नवांश और D1 दोनों में कहीं भी गुलिक लगन में प्लेस्ड नहीं होने चाहिए दोस्तों। अगर लगन में प्लेस्ड होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। गुलिक का चंद्रमा के साथ बैठना भी कभी कभी बहुत प्रॉब्लम दे देता है, ये भी आपको साथ में चेक कर लेना है। क्रांति साम्य में जन्म नहीं होना चाहिए। क्रांति साम्य क्या होता है ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। जन्म नक्षत्र से ये मैंने आपको बता ही दिया है। जिस साल में ग्रहण लगता है दोस्तों, मान लीजिए इसी साल में अगर ग्रहण लगा है, जिस राशि में ग्रहण लगे और जिस नक्षत्र में ग्रहण लगे वो आपको अवॉइड करना है। चंद्रमा उस राशि में नहीं होने चाहिए और आपका जन्म नक्षत्र भी उस राशि में
नहीं होना चाहिए दोस्तों। होली के आसपास अगर आप चाइल्ड बर्थ करना चाहते हैं तो कोशिश करिए 8 दिन पहले और कम से कम 8 दिन बाद आपको अवॉइड करना है उस चीज़ को, बर्थ आप नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गई कुछ पॉइंट्स इसमें, और बाकी हर चीज़ नहीं मिलती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी आप नक्षत्र चूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अवश्य आएगी। तो उन सब चीज़ों की आप पाठ पूजा कर सकते हैं, रेमेडीज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ फिक्स बातें हैं, जैसे यम घटक योग मैंने आपको बता दिया, संक्रांति आपको बता दिया, गंडमूल नक्षत्र आपको बता दिए, और लग्नेश 8वें घर में नहीं होना चाहिए, या लगन लॉर्ड 12वें घर में नहीं होना चाहिए, चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है दोस्तों। अब लास्ट में आपको एक ओवर एंड अबव बहुत अच्छा एक रूल बता देता हूँ। लगन लॉर्ड अगर लगन में ही होंगे तो ये बहुत से दोषों को मिनिमाइज कर देते हैं दोस्तों, और उसके साथ में अगर चंद्रमा भी बली होंगे तो भी 70% जो कुंडली में बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं एक चाइल्ड बर्थ के लिए, वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश, जिस समय आपने कुंडली बनाई और लग्नेश वीक हो गए, अष्टम भाव में चले गए, 12th में चले गए, नीच के हो गए, या बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव में आ जाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होगी, और जैसे जैसे जो चाइल्ड बड़ा होता जाएगा उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। तो लग्नेश को आपको बहुत ज़्यादा बली रखना है। लग्नेश के त्रिकोण में लग्नेश से 5th हाउस, लग्नेश से 9th हाउस को आपको बली रखना है। वहाँ पे कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये आप खास ध्यान रखिए। तो अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो सफलतापूर्वक आप समय निकाल सकते हैं दोस्तों। और मैं फिर से बता रहा हूँ ये बात कि 100% परफेक्ट कुंडली कभी भी नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम अवश्य आएगी। तो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आती है, आप एक अच्छे पंडित से, अच्छे देवज्ञ से राय करने के बाद उसकी पाठ पूजा करवा के चाइल्ड बर्थ कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और इसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल चार्ट दूंगा। अभी रिसेंटली ही थोड़े दिन पहले मैंने एक लेडी का चार्ट भी आपसे डिस्कस किया था, एक लड़की का। उनका चाइल्ड बर्थ जो है 10th ऑफ सितंबर को मैंने करवाया था, शायद मुझे याद है, और एक पर्टिकुलर लगन लिया गया था। हालांकि उस लगन में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन बहुत से ऐसे उसमें आप कह सकते हैं कि योग थे। उसमें शश योग भी था, उसमें पंच महापुरुष योग भी था, उसमें राशि परिवर्तन भी था चंद्रमा का और शुक्रदेव का। चंद्रमा एग्जॉल्टेड थे, तीनों जो विष्णु स्थान थे दोस्तों, वहाँ पे शुभ प्लैनेट्स थे। लगन लॉर्ड लगन में थे, और केंद्र में और त्रिकोण में, और त्रिकोण में चंद्रमा थे, दूसरे त्रिकोण में एग्जॉल्टेड बुध थे। तो बहुत ही अच्छी भाग्यवान किस्मत थी उस बच्चे की जो उस समय पे वो पैदा हुए, और अच्छी कुंडली उस समय बन गई थी। हालांकि नक्षत्र जो थे वो थोड़े से अग्रेसिव नक्षत्र में उनका जन्म हुआ, कुछ अग्रेसिव योगों में भी उनका जन्म हुआ। तो जैसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि 100% कभी भी आपको पूर्ण रूप से सब कुछ नहीं मिल सकता है, कुछ प्लस माइनस आपको मिलेगा, तो आपको उसकी पाठ पूजा करनी पड़ती है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और कल से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों प्रश्न कुंडली की, जिसमें मैं आपको कुछ नई टेक्निक्स बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपको प्रश्नकर्ता को क्या जवाब देना है, अगर वो आपसे क्या पूछता है, आपको कौन से हाउस से उसका जवाब देना है। जिसमें मैं आपको चंद्रमा और कुछ नक्षत्रों के बारे में भी बताऊंगा, कुछ चंद्रमा की अवस्थाएं भी बताऊंगा जिससे देख के हम जज कर सकते हैं। जिसमें मैं आपको दृष्टांत निकालना भी सिखाऊंगा, उस दृष्टांत से हमें क्या प्रेडिक्शन करनी है वो भी निकालना सिखाऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।